हेलो फ्रेंड्स। मुझे कई बार मेरे दोस्तों ने कहा कि अमित आप मोटिवेशन चैनल शुरू कीजिए, मोटिवेशन आप अच्छा कर लोगे। मेरा मानना ये है कि यदि आपको केवल मोटिवेशन दिया जाए, जैसे आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, जैसे आप बड़ा गोल रखिए, जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ड्रीम्स को बहुत हाई रखिए, मैं आपसे कहूँ कि सपोज़ कीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको जो आपने ठान लिया वो करके ही दिखाना है, राइट। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होता है कि केवल मोटिवेशन, मेरा मानना ये है कि केवल मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, और वो मोटिवेशन कई बार भयानक और गलत भी हो सकता है कि यदि आपने सिर्फ, मैंने कहा बड़ा करना है और आपने बड़ा करने के लिए बस अपने आप को बड़ा करना है, यही मंत्र आप दोहराते रहे, तो उससे पहले मेरा मानना ये है कि आपको ये सोचना है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वह सबके लिए अच्छा, सही और सुखद होना चाहिए। यानी कि ये कुछ ऐसे है कि वो विन विन होना चाहिए। विन विन मीन्स कि मेरे लिए भी और मेरे चारों तरफ जिन जिन चीज़ों को मेरा वो कार्य, मेरी वो सोच थोड़ा सा भी असर डालेगी, वो उन सब को उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए, किसी को भी वो नेगेटिव हर्ट ना करे। यानी कि मेरा मानना ये है कि केवल और केवल मोटिवेशन से पहले हम गलत और सही में विभेद करना सिखाएं। गलत क्या है, सही क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरे लिए उचित है, और क्या करने से क्या रिज़ल्ट आने जा रहा है, ये सब सोचना पहले बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ खाली मोटिवेशन सिखाने से लाभ ज़्यादा नहीं होगा, उसके वजह से फ्रस्ट्रेशन, हाइपरटेंशन और साइकोलॉजिकल, उसके वजह से साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी बढ़ जाएगी यदि मैं केवल और केवल आपको मोटिवेट करता जाऊं कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे बेटर करना है, बेस्ट करना है। अरे भाई, जो करना है उसका एंड रिज़ल्ट जो होगा वो सबके लिए क्या अच्छा होगा? जो मैं सोच रहा हूँ, जिस विचारधारा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या उससे सबके लिए, पूरी सोसाइटी एज ए होल, पूरे समाज के लिए क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा? ये सोचना पहले है। आज के टाइम में मैं बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़र्स को देख रहा हूँ जो कंसेप्ट्स को लगातार कंफ्यूज करते जाते हैं, कंसेप्ट्स का गलत गलत अर्थ निकालकर यूट्यूब पर परोस रहे हैं, और उन कन्फ्यूज़र्स के जो विचार हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एजेंडा को चला रहे होते हैं। मैं तो उन्हें कन्फ्यूज़र्स और एजेंडाधारी लोग कहूँगा। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोग जो सिर्फ शुष्क मोटिवेशन, ड्राई मोटिवेशन आपको दे रहे हैं कि बस कुछ भी करो करो, ऐसा एक विशियस गेम वो लोग खेल रहे हैं आपके साथ कि भाई आप, चूँकि नैतिकता तो हमारे जीवन से, नैतिकता की जो पढ़ाई थी, एक मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा नाम की किताब हुआ करती थी 5th क्लास 6th क्लास तक, वो भी गायब हो चुकी है, और धर्म और संस्कृति मेरे देश में पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर यदि हम कहें कि कोई भी काम यदि मैं करने जा रहा हूँ तो वह, उसका एंड रिज़ल्ट सोसाइटी के लिए क्या होगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके कंपैरिजन में कि मैं सिर्फ अपने आप को चार्ज करता जाऊँ रात दिन कि मुझे कुछ करना है। तो उसकी तुलना में मैं पहले सही और गलत में भी भेद करना सीखूँ। जब मैं कहता हूँ बालकों को कि भाई आप धर्म ग्रंथ पढ़ो, तो उसका अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो, सब जिनका जो रिलीजन है, मेरे देश में, पूरे दुनिया में जितने भी रिलीजन पाए जाते हैं, मेरे विचार से तो वो सारे भारत में पाए जाते होंगे। तो जिसका भी जो रिलीजन है वो अपना रिलीजन की रिलीजियस बुक्स पढ़े, पहली बात। और मैं अपने ही धर्म के बारे में कह सकता हूँ, यदि उसमें समय के अनुसार कुछ गलत चीज़ें लिख दी गई हैं, जोड़ दी गई हैं, उसमें कुछ मैनिपुलेशन भी कर दिया गया है, तो अपनी बुद्धि और विवेक से उसे परखिए कि एक्चुअली पर्पज़ क्या है।
मैं जब कहता हूँ कि बुक्स पढ़िए, रिलीजियस बुक्स पढ़िए, तो उसका एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी जो एक फ़िलॉसफ़ी है लाइफ की वो डेवलप कीजिए, अपनी एक थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए। वो किसी से मोटिवेटेड ना हो, वो किसी पर्टिकुलर बायस से प्रेरित ना हो, वो पार्शियल ना हो, उसका एक पर्टिकुलर झुकाव ना हो, और आप अपनी बुद्धि और विवेक से तर्कसंगत फैसले ले सकें। ये उद्देश्य मेरा होता है। तो हमें तार्किक बनना है, हमें लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। और पर्पज़ क्या है सबका जो मैं कह रहा हूँ, उसका पर्पज़ है कि मेरे देश को मुझे आगे बढ़ाना है। अब आप देखिए बांग्लादेश जो है किस तरह का गृह युद्ध में उलझ गया, उससे पहले इराक की क्या हालत हुई थी, अभी यूक्रेन की क्या स्थिति चल रही है। जब एक देश गिरता है ना, तो उसके सभी जाति और धर्म के लोग जो उस देश में रह रहे होते हैं सारे पीड़ित होते हैं, सारे हर्ट होते हैं। देश से हम हैं, तो हमें देश को आगे लेकर चलना चाहिए, देश की सोचनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की सोच दें जिस सोच में जातिवाद का असर ना हो, जिस सोच में धार्मिक रूप से हम लोग कोई प्रिजुडिस, कोई पूर्वधारणा, गलत पूर्वधारणा दूसरे के बारे में सिर्फ बिना बेतुकी पूर्वधारणा हम लेके ना चलें। हम सभी के प्रति पॉजिटिवली इस प्रकार डेवलप हों कि हम म्यूचुअल ग्रोथ कर सकें। हम इस देश को आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, हमें इस बात को आगे सोचना चाहिए कि जिस विचारधारा को हम सुन रहे हैं यूट्यूब पर भी, वो कहीं हमारे लिए कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, कहीं वो मेरी ज़िंदगी को और विचलित तो नहीं करेगी, कहीं वो मेरी फ्रस्ट्रेशंस को बढ़ाएगी तो नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम कंटेंट अपने अंदर ले रहे हैं वो कंटेंट क्या विरोधाभासी तो नहीं है, क्या ऐसा वो कंटेंट तो नहीं है जो मेरे देश के अगेंस्ट जाता हो। यानी कोई व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए, सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ऐसी विचारधारा को कहीं आगे तो नहीं बढ़ा रहा है जिससे मेरे देश का अहित होता हो। आजकल मैं देखता हूँ जातिवाद का जहर बहुत सारे लोग फैलाते हैं, जबकि जाति व्यवस्था अपने आप में एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी। क्यों मैं कहता हूँ जाति व्यवस्था सुंदर व्यवस्था थी? अरे भाई देखो, जब आपके पिताजी ने कोई काम शुरू किया, सपोज़ कीजिए कोई दुकान शुरू की, एक पीढ़ी लग जाती है, एक 20-25 साल लग जाते हैं उस काम को, उस व्यवसाय को समझने और जानने में, ठीक है। एक 20-25 साल लग जाते हैं उसके की कंसेप्ट समझने में उस काम के, और उसके बाद जब आप आए उस काम में, उस व्यवसाय में, तो आपको वो पिता से आपको मिल गए, इनहेरिट कर लिए, आपने अपने अंदर ग्रहण कर लिए। तो आपके लिए काम करना बहुत सरल हो गया, क्योंकि आपके पिता के 25 वर्ष के बाद आपने 26वां वर्ष जो किया, आपका पहला है लेकिन आपके व्यवसाय का वो 26वां वर्ष है, तो आपको एक चलता हुआ व्यवसाय मिल गया, राइट। यदि यही बात मैं कहूँ कि 10 पीढ़ी तक लगातार चलती चली जाए तो क्या ये सुखद होगा? हाँ, निश्चित ही जो 25वीं पीढ़ी वाला व्यक्ति होगा, जो 26वीं, 30वीं, 50वीं पीढ़ी वाला व्यक्ति होगा, वह निश्चित ही बहुत ही एक्सपर्ट होगा अपने काम में। ये थी मेरी जातीय व्यवस्था, जो निश्चित रूप से वर्क एक्सपर्टीज़, ऑक्यूपेशनल एक्सपर्टीज़ को बढ़ावा देती थी। लेकिन इसे हमने क्या किया? इसे धीरे धीरे हमारी ये जातिगत व्यवस्था जो थी, जातीय व्यवस्था जो थी, ये टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति मेरे देश पर आक्रमण करेगा तो ऑब्वियस है कि वो अपनी व्यवस्था को थोपने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वो व्यवस्था टूटनी स्वाभाविक थी, उसमें कुछ दोष और विकृतियाँ आनी स्वाभाविक थी। मैं मानता हूँ आज उसमें कुछ विकृतियाँ हो सकता है समय के साथ आई हों, बट उसका पर्पज़ ये था कि उसमें ऑक्यूपेशनल एक्सीलेंस जो है हमने डेवलप कर लें, हमें ऐसा प्रावधान किया था, राइट। ये इतनी रिजिड ना हो
भले आप कुछ ग्रंथों का रेफरेंस देके कह सकते हैं कि ये रिजिड थी, बट मैं ऋग्वेद का रेफरेंस देके आपको ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर एक सूक्त में लिखा हुआ है कि मेरी माता का व्यवसाय अलग है, मेरे पिता का व्यवसाय अलग है और मेरा व्यवसाय अलग है। तो प्यारे बच्चों, मेरे देश में जब ये जाति व्यवस्था को शुरू किया गया, उस समय इसका पर्पज़ था कि हम एक्सीलेंस डेवलप करें अपने अपने काम में, पिता से पुत्र को उसके व्यवसाय की जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहे। ठीक है, अब जब ये रिजिड हो गई होगी, हो सकता है, या कुछ लोगों ने दुर्भावना से उस चीज़ को किया होगा कि मेरे पुत्र को ही सदा अच्छी चीज़ें मिलती रहें, तो उस चीज़ का हम भी विरोध करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसी चीज़ का सदा विरोध हमारे देश में भी होता आया है, मेरे खुद के देश ने ये किया है। और ये जातिगत व्यवस्था का लाभ हमने गुप्त पीरियड में भी देखा, मौर्य पीरियड में भी देखा। मेरा देश 1/3 देखिए, आज विदेशी व्यापार में हमारा कंट्रीब्यूशन कुल मिला के 1 to 2%, 3% होगा, लेकिन एक समय था जब मेरे देश का जो जाति व्यवस्था जिस समय अच्छे से काम कर रही थी, ऑक्यूपेशनल एक्सीलेंस जब मेरे देश के लोगों के पास था, मेरे देश की कपड़ों की जो मांग पूरे विश्व में थी, एक वो समय था मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक वो समय था जब जाति व्यवस्था का लाभ हम ले रहे थे। और मेरे देश का जो वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है वो नियर टू 33% था, जो आज 2-3% है। अच्छा, अब बात करेंगे जातिवाद की। जातिवाद क्या होता है? एक्चुअली जातिवाद ये होता है जहाँ एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। ये जाति के बीच में जातियों के म्यूचुअल हित जो हैं, उनके जो अपने हित हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग दिखा दिए जाते हैं। जब ये दिखा दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को चेंज नहीं कर सकता है, तो रिजिडिटी आ जाएगी। और ये रिजिडिटी का परिणाम क्या होगा कि वो मजबूर हो जाएगा कि वो एक छोटा सा काम ही करता रहे जिसमें उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये निश्चित रूप से मेरे देश में जिस समय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई होगी, उनका पर्पज़ ये कहीं नहीं था। और यदि कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो प्लीज़ आप भी उपनिषद पढ़िए जो मैंने पढ़े हैं, शास्त्र पुराण पढ़िए जो मैंने पढ़े हैं, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वेद पढ़िए, वेद में आपको स्पष्ट बिल्कुल हो जाएगा कि हमारा पर्पज़ किसी को गिराना या रोकना नहीं है। हमारा पर्पज़ उसको एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को हेरिडिटिकली, वंशानुगत रूप से पिता के द्वारा अपने पुत्र को वो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, वो नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है। यही वो इसका सबका पूरी व्यवस्था का पर्पज़ था। हाँ, इसमें आपके बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं, बट पॉजिटिव जो था उसके लाभ कितने थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो हमें कन्फ्यूज़र्स के द्वारा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अपने देश के भले के लिए अपनी माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। हमें अपने देश के बारे में पॉजिटिव सोचना है। मेरे देश में आज भी सारे लोग मिलकर रहते हैं, सारी जाति के लोग एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं, सारे धर्म के लोग मिलकर हम रहते हैं। जब हम व्यापार और व्यवसाय करने चलते हैं, मेरे बहुत सारे सप्लायर दूसरे धर्म के होते हैं, दूसरी जातियों को होते हैं। और जब भी मैं व्यवसाय करता हूँ, खरीदते समय, हम बेचते समय, मैं नहीं, कोई भी व्यापारी ये नहीं देखता है कि मैं कौन से धर्म और जाति के व्यक्ति से सामान लेन देन कर रहा हूँ। सो प्लीज़ जातिवाद को मत बढ़ावा दीजिए, जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए। ये तो हुई जाति व्यवस्था के बारे में। तो कन्फ्यूजर से सावधान रहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं, एजेंडाधारी वो लोग हैं। देखिए, मैं तो बल्कि कहना चाहता हूं कि एक